मछली पालन अब घाटे का व्यवसाय नहीं रहा। इसमें नए प्रयोगों से पूरी संभावनाएं हैं कि इन संभावनाओं की बदौलत कई किसानों ने मिसाल कायम की है। ऐसे ही सफल किसानों में से एक हैं रांची जिले के नरेंद्र पांडे, जो कि कांके डैम में मत्स्य पालन करके सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। रांची जिले के सफल मछली पालक नरेंद्र पांडे आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2016 से पहले पान की दुकान चलाया करते थे, लेकिन फिर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर प्रशिक्षण लेकर इन्होंने रांची में ही कांकी डैम पर मछली पालन की शुरुआत की और आज ये किसान मछली पालन से सालाना लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। मैं नरेंद्र पांडे मछली के कारोबार से अनभिज्ञ था। मुझे मछली पालन के बारे में 0% भी जानकारी नहीं थी, मगर चलते चलते रास्ते में मेरा भाग्य खोलने के लिए एक अफसर आया जिसका नाम है राजीव कुमार, डायरेक्टर मत्स्य विभाग के थे, और उन्हीं के साथ एक डीएफओ थे। इन दोनों ने कांके डैम पर घूमने आया और दोनों आदमी घूमने आए तो उन लोगों से हम लोगों का मुलाकात हो गई और मछली पालने के लिए इन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि आप मछली पालो। और मेरे पास बहुत ही प्रकार की मछलियाँ हैं, रेहू, कतला, मिर्गल, पंगास, लैलून टिका, ब्लैक कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, लार्ज स्केल में इसका मैं पालन कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। और यहाँ पर मेरा मार्केट भी यही है, मेरा डैम पर ही है। सौभाग्य की बात है कि सारे व्यापारी और लोकल आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा टीम मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। मैं प्रतिदिन जो मछली निकालता हूँ वो रेहू है, कतला है, पंगास है, लैलून टिका है, ग्रास कार्प है, ब्लैक कार्प है, सिल्वर कार्प है। इस तरीक़ा से मैं प्रतिदिन मछली निकाल करके और कम से कम प्रतिदिन 200, 250, 300 किलो के लगभग प्रतिदिन हम लोग सेल करते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी ये कामयाबी केवल इन्हीं की नहीं है, इनके मित्र प्रकाश रंजन तिवारी और टिंकू वर्मन ने भी इनका खूब साथ दिया, जिसकी बदौलत आज ये कांके डैम पर समिति बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी समिति में 55 सदस्य हैं, जिन्हें काम के आधार पर आमदनी का प्रतिशत बांटा जाता है। जब मैं इस पालन को शुरू किया उस समय हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके चलते मैं इसको कारोबार को बढ़ा सकूं। हम लोगों ने मार्केट से 10% ब्याज पर ले करके और इसका संचालन किया। संचालन करने के बाद में फिर मार्केट में और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं मछली को संचालित करने के लिए मेरे पास पूंजी नहीं था, उसके लिए पूंजी घट गया। तो मेरे साथ 2 मित्र आए जिनका नाम है प्रकाश रंजन तिवारी और एक है टिंकू वर्मन, जिन्होंने हमारा हौसला को अफजाई किया। मैं निराश होकर बैठ गया था कि मैं मछली पालन अब कैसे करूं। तो दोनों में है, एक मेरे दाहिने हैं, एक मेरे बाएं हैं। ये दोनों मित्र ने हमें इतना सहयोग किया कि मैं इनको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। हालांकि आज के डेट में मैं इतना अच्छा मछली पालक हूं कि जो मछली नहीं पालता है मैं उसको भी प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप एक बार मछली पालो, धनवान बनो, मछली खाओ, बलवान बनो। इन्होंने बताया कि किसान मछली पालन से जुड़े, इसके लिए शासन भी कई प्रकार से किसानों की सहायता कर रहा है और इन्होंने भी इसका लाभ लेकर मछली पालन की शुरुआत की थी। ये किसान कांके डैम पर 26 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन में बहुत ही ऐसा है। तो मैं 2016 में मछली का कारोबार शुरू किया 28 जुलाई को। मैं हर महीना मछली छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे डेली मारना है। मैं 1 महीना का बजट निकालता हूँ, मैं कितना मछली बेचा, उस मछली को बेचने के बाद में उसको प्रति महीना हम लोग जोड़ते हैं कि इस महीना में इतना मछली निकल गया, फिर उसका रिसाइकलिंग के हिसाब से फिर मछली छोड़ देते हैं ताकि मैं सालों भर मछली छोड़ का ऐसी कर सकूँ, रिकवरी कर सकूँ। सालों भर मेरा काउंटर पर मछली बिकता है और मेरे सोसाइटी में कम से कम 55 आदमी जुड़े हुए हैं। लगभग पर डे 25-30 आदमी आके रोजगार कर ही लेते हैं। वो आप देखें, मछली काटने वाला भी 2000 लेके जाता है, काटने वाला भी हमारे यहाँ 2000 रुपये लेके जाता है। तो हमारे सोसाइटी के टोटल लोग बहुत खुश हैं। और मेरा वार्षिक आय मतलब वार्षिक इनकम टोटल इनकम मेरा 55 से 60 के बीच में है। हाँ, टोटल 55 से 60 मेरे यहाँ टोटल सेल वैल्यू है और मेरा खर्च
करीब करीब 22 से 23 लाख रुपया आएगा, जिसे दाना का खर्चा हो गया 8 लाख रुपया, स्टाफ खर्चा हो जाता है 10 से 12 लाख रुपया, और मेरा मछली का खर्चा हो गया 10 से 10.5 लाख रुपया। मछली बच्चा लाने में खर्च हो जाता है, कुछ दवा हुआ सभी मिला करके 21 से 22 लाख रुपया मेरा खर्च होता है, और खर्च हो रहा अभी तक हुआ है। और मैं इस बार का नेट बेनिफिट में लगभग 30 से 32 लाख रुपया जा रहा हूँ। इसी तरह से प्रति साल मत्स्य पालन में मेरा 30 से 32 लाख पूरे सोसाइटी को मिलता है, जो हमारी सभी सोसाइटी बहुत खुश रहती है। और हर मतलब आधे मेंबर को लाख लाख रुपया महीना भी कमाई हो जाता है, किसी को 50,000 रुपये भी महीना आ जाता है, और सारे लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने बताया कि मछली पालन से अच्छा लाभ कमाना है तो इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनकी देखरेख से थोड़ी सी भी लापरवाही काफी महंगी साबित हो सकती है। इनका कहना है कि ये समय समय पर मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, तालाब के प्रबंधन पर भी खासा ध्यान देते हैं और मछलियों की बढ़वार अच्छी हो इसके लिए संतुलित मात्रा में आहार देते हैं। मेरा कहना है कि आप इस पर जितना ध्यान दोगे उतना ही बढ़ोगे भैया। मछली पालो, धनवान बनो, मछली खाओ, बलवान बनो। अपने राज्य में किसान अक्सर तोरियां और धान की कटाई के बाद तीसी की फसल लेते हैं, क्योंकि तीसी की फसल कम पानी में भी अच्छी उपज देती है। तो जो इस समय तीसी की बुआई करने जा रहे हैं वो अच्छे उत्पादन के लिए इसकी खेती किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवशंकर आचार्य से। तीसी की विज्ञान भित्तिक खेती कैसे होती है। तीसी मतलब हुआ आपका जो कुछ लोकाली बोलते हैं कि अलसी, या कुछ लोग बोलते हैं चिकना, वही है तीसी। जो कि बिहार में अगर देखा जाएगा तो कि जो राई होता है, राई के बाद अगर एरिया वाइज देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया में राई के बाद तीसी किया जाता है। तो पहले तीसी का खेती के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा बोलते हैं। तीसी 3 कंडीशन में किया जाता है। एक है कि तीसी को आप जहाँ पर सिंचाई का साधन है वहाँ पर तीसी की खेती कर सकते हैं। जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, जो कि एरिया हम लोगों ने बोलते हैं कि पूरा बारिश के ऊपर निर्भर है, जिसको हम लोगों ने बोलते हैं रेनफेड, उसी कंडीशन में भी किया जा सकता है। और एक है तीसी की पायरा खेती भी आप लोग कर सकते हैं। पायरा खेती क्या हुआ कि धान का जो फील्ड है, धान का फील्ड में जो नमी है, उस नमी को यूटिलाइज करके अगर आप लोग धान का खेत में तीसी को छिड़काव करके तीसी का भी एक फसल ले सकते हैं। अलसी की फसल के लिए काली, भारी एवं दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की अपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। आधुनिक संकल्पना के अनुसार उचित जल एवं उर्वरक व्यवस्था करने पर किसी भी प्रकार की मिट्टी में अलसी की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। किसान भाइयों, अलसी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए, जिससे भूमि में नमी संरक्षित रह सके। इसके अलावा जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अगर सिंचित जहाँ पर जमीन है, जहाँ पर सिंचाई की साधन है, वहाँ पर आप लोगों ने 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास 1 हेक्टर मतलब हुआ 2.5 एकड़, उतना में दे के आप लोग लगा सकते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, आपका जो आधा नाइट्रोजन जो कि 40 केजी नाइट्रोजन हुआ, उसको आप लोगों ने शुरू में दे दीजिएगा। उसके साथ आपका फास्फोरस और पोटास पूरा मिला के शुरू में दे देना है। और 30 दिन के बाद जब आप लोग एक सिंचाई दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने जो आधा नाइट्रोजन बचा उसको आप लोगों ने दे सकते हैं। तो पहले तीसी की खेती के लिए क्या क्या प्रभेद है उसके बारे में बोलते हैं, जो कि उन्नत प्रभेद है। एक हुआ कि हमारा जो बिहार कृषि महाविद्यालय से एक वेराइटी डेवलप हुआ है जिसका नाम है सबौर तीसी 1। उसको अगर आप लगाइएगा तो आप लोग उसको जहाँ पर पायरा होता है, पायरा की तीसी होती है, वहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो जो कि रेनफेड कंडीशन या सिंचाई जहाँ पर है उसी कंडीशन के लिए आप लोगों ने शेखर वेराइटी, शुभ्रा, गरिमा, T397 ये सब वेराइटी जो कि बहुत
ज़्यादा ज़्यादा उपज देने वाला वैरायटी है, उसको आप लोगों ने लगा सकते हैं। हम लोग तो रेकमेंड करेंगे कि आप लोग जब लगाइएगा बीज को उपचार करके आप लोग लगाइए। बीज उपचार करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम 1 kg बीज के लिए आप लोग उसको अच्छा सा उपचार करके उसमें शोधन करके उसके बाद आप लोग लगा सकते हैं। इसको तीसी को लगाने के लिए आप लोग 25 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी और 3 से 4 सेंटीमीटर आपका पौधा से पौधा दूरी होना चाहिए, तब आपका तीसी में ज़्यादा उपज मिलेगा। थोड़ा चर्चा करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण। तीसी में बहुत टाइप का खरपतवार होता है, जैसे कि आपका जो कि सकरे पत्ती वाला, चौड़े पत्ती वाला, जैसे कि आपका बथुआ है, आपका बहुत टाइप का घास होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब बुआई कीजिएगा 1 से 2 दिन के अंदर अगर पेंडीमेथालिन 3 लीटर 300 ml 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर आप लोगों ने 2 दिन के अंदर में आप लोग इसको अगर स्प्रे कीजिएगा मिट्टी में, तो आपका घास लगभग 80% कम हो जाएगा। और तीसी में जो बोलते हैं हम लोग सिंचाई, अगर देखिए तीसी एक फसल है जो कि बिना सिंचाई में भी हो सकता है और सिंचाई देके आप अच्छा उपज ले सकते हैं। अगर सिंचाई दीजिएगा तो एक सिंचाई आपका 30 दिन के बाद और एक सिंचाई आपका फूल आने से पहले, मतलब कि लगभग 60 दिन के बाद आप लोग अगर दीजिएगा तो आप उसमें से अच्छा आपका उपज होगा। और अगर जहाँ पर बारिश अगर 1-2 बार हो गया तो आपका एक तो सिंचाई भी कम लग सकता है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है और अभी तक जिन किसानों ने आलू की बुआई नहीं की है वो जल्द आलू की बुआई कर ले। अगर आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और बुआई की सही तकनीक क्या है, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। किसान भाइयों, अभी आलू की बुआई का समय चल रहा है, जिसे कि सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। किसान भाइयों, आलू की कुछ किस्में हैं जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, जिसमें जैसे कि कुफरी ज्योति है, कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 3 है, कुफरी बादशाह है, कुफरी जवाहर है, ये किस्में। इसके बाद में कुछ दीर्घ अवधि में पकने वाली किस्में जैसे कि पछेती किस्में कहते हैं, जो 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो कि कुफरी हिमसोना है। आलू की भूमि क्षारीय भूमि को छोड़ के सभी प्रकार की भूमियों में हो सकती है। फिर भी अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों, जीवांश युक्त रेतीली दोमट भूमि अच्छी होती है, जिसका pH मान 5.2 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इस प्रकार की भूमि अच्छी होती है। किसान भाई, इसके बाद में आता है खेत की जुताई के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से पहले जुताई करें। इसके बाद में कल्टीवेटर चला दे। कल्टीवेटर चलाने के बाद में हेरों से मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें भुरभुरा करे। इसके साथ में ही इसके बाद में कल्टीवेटर में पाटा लगा दे, जिससे कि खेत बराबर हो जाए। इसके बाद में आपको खाद उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। खाद उर्वरक में आप 200 क्विंटल गोबर की खाद, नाइट्रोजन की मात्रा 150 किलोग्राम और फास्फोरस की मात्रा 90 किलोग्राम तथा पोटास की मात्रा 100 किलोग्राम की होती है। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें कि खाद उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। किसान भाई, इसमें आप यूरिया का प्रयोग जब बुआई करने जा रहे तभी 165 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को डाल दें तथा 30 दिन के बाद में जब आप मिट्टी चढ़ाने जा रहे हैं उस समय 165 किलोग्राम यूरिया की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं तथा फास्फोरस और पोटास की मात्रा जब आप खेत तैयार करने जा रहे हैं उसी समय आप मिला दें तो अच्छा है। आलू की फसल लेने के लिए जो उपयुक्त बीज का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है आलू की बुआई हेतु उचित बीज दर की। तो यदि कंद 10 ग्राम के है तो 12 से 15 कुंतल बीज की आवश्यकता पड़ती है और यदि कंद 30 ग्राम के है तो बीज की मात्रा 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर
जरूरत पड़ती है। जब आलू आप लगाने जा रहे हैं तो इसका उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें आप 3 ग्राम कार्बन डाइजिन प्लस मैनकोजेब 1 लीटर पानी में डाल के इसे आप किसी भी ड्रम या बड़े टब में इसमें उपचार कर सकते हैं। इसमें आप बीज को डाल के करीब 30 मिनट तक इसमें रहने दें। इसके बाद में आप छायादार स्थान पे इसको सुखा लें। इसके बाद में इसकी बुआई करना चाहिए। किसान भाई, इसके बाद में आता है बुआई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसान भाई, इसमें आप पोटैटो प्लांटर का यदि उपयोग करते हैं तो आप दूरी है यदि फिक्स आप कर देते हैं तो बराबर दूरी पर इसके जो कंद है गिरते जाते हैं। जो कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें तथा जो कंद से कंद की दूरी है इसे आप 15 से 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप चाहे तो रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज तमाम प्रकार के ऐसे रसायन बाजार में उपलब्ध है जिनका प्रयोग बुआई के 2-3 दिन में करके फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आती है बात सिंचाई की। सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि सिंचाई से उत्पादन का गहरा संबंध है। किसान भाई, बुआई करने के बाद में आप हल्की सिंचाई कर दें तथा इसके बाद में आप मौसम के अनुकूल आप यदि सूखा है तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहे तो आप आलू की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, इन्हीं सब बातों के साथ यदि खेती करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बेलौर, जिला बक्सर के कृषक राम मिलन यादव ने। यह दुधारू पशुओं के बछड़े बछड़ियों की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम मिलन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि जब पशु ज्ञापन होता है उसके बाद में जब उसके बच्चा देने का समय नज़दीक आ जाता है और वो बच्चा देने वाला होता है उस समय कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि पशुपालक दुधारू पशुओं पर उचित ध्यान देते हैं मगर नवजात एवं छोटे पशुओं के प्रबंधन को महत्वपूर्ण नहीं समझते क्योंकि उनसे उन्हें कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है। शोध से ये ज्ञात हुआ है कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15 से 20% बछड़े बछड़ी जन्म से 1 महीने की अवधि में मर जाते हैं। सभी पशुपालकों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर निर्भर करता है। जिस समय पशु बच्चा देने वाला होता है या बच्चा देता है उस समय हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके बाद सबसे पहले हमें ये आवश्यकता होती है कि जो भी नवजात अभी जिसका जन्म हुआ है उसके शरीर के ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर होती है, उसको सबसे पहले हम अच्छी तरह से हटा दें। उसमें भी सबसे पहले उसके जो नथने होते हैं और उसकी आँखें होती हैं उसको खोलना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में पहला काम ये करना होता है कि उस बच्चे को पशु के सामने रखना चाहिए और उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा नमक लगा देना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब पशु उस बच्चे को अच्छी तरह से चाटता है उससे उसके पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से होता है और वो बच्चा बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है। दुधारू पशुओं के नवजात बच्चे की नाभि अनेक रोगों के संक्रमण का कारण बन सकती है, इसीलिए उसके नाभि को अंगूठे और पहली उंगली से पकड़कर निचोड़ देना चाहिए। उसके बाद नाभि के जड़ से 2 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर धागे से बांधकर जीवाणु रहित कैंची या नई ब्लेड से काट देना चाहिए और उसे कटे भाग पर टिंचर, आयोडीन या बीटाडीन घोल लगाकर जीवाणु रहित रुई रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। इससे कौवे या अन्य पक्षी चोंच नहीं मारेंगे। 1 सप्ताह के अंदर नाभि सूख जाती है और सूखा हिस्सा अलग होकर गिर जाता है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो पहला
फीस है, पहला दूध है जिसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, उसको उस नवजात को कितने समय के बाद पिलाना चाहिए। इसका जो सबसे अच्छा टाइम है वो बच्चा देने के 2 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए। यहाँ पर 2 फायदे होते हैं। जब बच्चा दूध पीने जाता है पशु के पास, उस समय उसके शरीर के अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये 2 काम करता है शरीर के अंदर, एक तो दूध को उतारने में मदद करता है और दूसरी बार ये बच्चेदानी की सफाई में और जेर को बाहर करने में मदद करता है। इसलिए नवजात को 2 घंटे के अंदर अंदर पहला दूध पिलाना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में जो भी पशु है उसे हम क्या खिलाएं? सबसे पहले जैसे ही पशु ने बच्चा दिया है, लगभग 1 घंटे के बाद हम हल्का सा पानी गर्म करें 3 से 4 लीटर और उसमें लगभग आधा किलो गुड़ मिक्स कर लें, उसका शरबत तैयार कर लें और वो हमें सबसे पहले पशु को देना चाहिए, क्योंकि उस समय पशु को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो गुड़ से उसे इंस्टेंटली तुरंत एनर्जी मिल जाती है और पशु अपने स्वस्थ फील करता है। उसके बाद में उसे हमें दलिया खिलाना चाहिए और 5 से 7 दिन तक हमें पशु को धीरे धीरे उसकी जो डाइट है वो हमें प्रोटीन रिच देनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये ध्यान देना आवश्यक है कि जब भी पशु का हम दूध निकालें 5 से 7 दिन के बाद हमें पूरा दूध निकालना चाहिए। अगर हम पहले या दूसरे दिन पूरा दूध निकालते हैं तो पशुओं में एक समस्या होती है जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। इस कंडीशन में पशु बीमार पड़ जाता है और वो ज़मीन पे बैठ जाता है और उसे खड़े होने में समस्या होती है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी पूरा दूध नहीं निकालें और 5 से 7 दिन के अंदर हमें पूरा दूध निकालना स्टार्ट करना चाहिए। जब नवजात की उम्र 10 से 12 दिन हो जाए उसे कीड़े मारने की एक दवाई अवश्य पिलानी चाहिए। अल्बोमार नाम की एक दवाई आती है जो 30 ml की वायल आती है, उसे एक ही सिंगल शॉट में पिलाते हैं। उससे उसके पेट के अंदर जो भी कीड़े होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समय पर करें मटर की बुआई और पाएं अधिक उपज। बटन मशरूम है कम समय में अधिक आय कमाने का जरिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच